समर्पण के आपके अपने मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल के शासन प्रबंधन को पढ़ेंगे और उसके साथ शुंग वंश के शासन और उसके साथ कुषाण वंश को हम लोग देखेंगे। ये सब जो टॉपिक है वो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, बाकी जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे ये इसमें से एक दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये मौर्य शासन व्यवस्था से पूर्व मैंने मौर्य के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तभी ये जो टॉपिक है मौर्यकालीन जो शासन प्रबंधन है वो आपको अच्छे से फिर समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल जो था, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, अशोक और फिर दशरथ के बारे में पढ़े थे। तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। घनानंद के बाद ये मौर्य वंश आया था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्य काल जो है का जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र और इंडिका, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था है वो 5 भागों में विभक्त थी। एक क्षेत्र के आधार पे वो शासन व्यवस्था बटी हुई थी। तो वो देखते हैं, ये 5 भागों में विभक्त थी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, जिसमें था पहला उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी था, प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, वहीं कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोशली थी। तो ये क्षेत्र थे जहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। इसके अलावा जो प्रशासन था मौर्यकालीन का, उसका जो वो किस प्रकार से शासन होता है वे समझते हैं। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे देश में एक केंद्रीय प्रशासन होता है, उसके अंदर एक स्टेट प्रशासन होता है, सेंटर होता है, ठीक है, फिर एक स्टेट होता है, फिर एक उसके अंतर्गत पंचायत होता है। ठीक उसी प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन में भी एक केंद्रीय प्रशासन था, फिर एक प्रांतीय प्रशासन था, प्रांत को चक्र भी कहते थे, चक्र कहते थे। तो एक चक्रीय प्रशासन था और तीसरा था नगर प्रशासन, ठीक है, नगर प्रशासन। और नगर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे ग्राम प्रशासन, जैसे नगर निगम होता है और पंचायत होता है, उसी प्रकार से ये मौर्यकालीन प्रशासन भी शासन व्यवस्था वहाँ पे संचालित होता था। तो केंद्रीय प्रशासन जो भारत की प्रथम केंद्रीय प्रशासन थी, मौर्य काल से पहले किसी ने भी केंद्रीय प्रशासन की नींव नहीं रखी थी। ये मौर्य काल में ही हुआ कि एक केंद्रीय प्रशासन का एक संकल्प आया। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जैसे संस्थाओं को डिवाइड किया गया। तो पढ़ते हैं क्या क्या कार्यपालिका में क्या क्या महत्वपूर्ण पद थे, व्यवस्थापिका कैसे वर्क करती थी और न्यायपालिका में किस प्रकार से न्याय सुनिश्चित होता था। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले देखते हैं नगर प्रशासन किस तरह से संचालित होता था। तो नगर प्रशासन का हमें जानकारी मुख्यतः मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इसमें उन्होंने बताया है, मेगास्थनीज ने बताया है कि नगर के जो अध्यक्ष होते थे उसे एस्ट्रोनोमाई कहते थे। क्या कहते थे? एस्ट्रोनोमाई कहते थे। और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो नगर के प्रमुख होते थे उसे नागरिक कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो नागरिक कहा जाता था। और मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया है? तो ये एस्ट्रोनोमाई नाम से संबोधित किया है, ठीक है। मेगास्थनीज में वर्णन है कि जो नगर था वो 6 समितियों के आधार पर काम करता था। तो इसमें थी एक शिल्पकला समिति, विदेशी समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग समिति,
वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति। ये इन 6 समिति के आधार पे नगर अपना कार्य करती थी और ये इनके क्षेत्र के अनुसार ये समिति विभाजित थे। ठीक है, तो कितनी समितियों का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में की गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 6 समितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम प्रशासन की बात करें तो ग्राम प्रशासन में प्रमुख जो होता था वो ग्रामीणी होता था। जैसे नगर प्रशासन में हम लोग बात किए थे कि नगर प्रशासन में जो नगर का अध्यक्ष होता था वो नागरिक होता था या मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमाई होता था। ठीक उसी प्रकार ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो ग्रामीणी होता था और ग्रामीणी 5 से 10 गाँव की व्यवस्था अगर एक साथ होती थी तो उसे हम गोप कहते थे। क्या कहते थे? गोप कहते थे। तो ये भी है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में गोप का क्या अर्थ होता है। ग्रामीण व्यवस्था, शहरी व्यवस्था, किसी प्रकार का कोई पद का नाम दे के पूछ सकता है, तो इसका सामान्य सा अर्थ हो जाएगा कि गोप का अर्थ होता है 5 से 10 गाँव की व्यवस्था। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें एक मंत्री परिषद होता है जो राजा और प्रांतपति की सहायता के लिए बनाया जाता है। मंत्री परिषद जिसमें 12 से 20 मंत्री होते हैं इस मंत्री परिषद में। आज हम लोग वर्तमान अगर हम व्यवस्था में भी देखें तो मंत्री परिषद जैसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार मंत्री परिषद जो ग्रामीण प्रशासन थी उसमें एक मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई थी और उसमें कितने मंत्री होते थे? 12 से 20 मंत्री होते थे और सभी को 12,000 पर्ण वार्षिक प्रदान किया जाता था। पर्ण एक मुद्रा का प्रकार था, जैसे हम लोग रुपया में आज अपने धन को काउंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार पर्ण के रूप में उसे वार्षिक दिया जाता था, मतलब 1,000 प्रति माह दिया जाता था। फिर है अमात्य मंडल एक होता था। अमात्य मंडल होता था केंद्रीय एवं प्रांतीय विभाग जिसको तीर्थ कहते थे। एक अमात्य मंडल होता था, जिस प्रकार से मंत्री परिषद है ठीक उसी प्रकार से एक अमात्य मंडल होता था। और इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विभाग होते थे, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कृषि विभाग हो गया, विज्ञान विभाग हो गया, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी बटा हुआ था। तो केंद्रीय और प्रांतीय जो विभाग होते थे उसे तीर्थ कहते थे। तो तीर्थ का ये मतलब नहीं है कि जो धार्मिक कृत्यों के लिए लोग जाते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। यहाँ पे तीर्थ का अर्थ हो जाता है क्या कि एक अमात्य मंडल में विभाग से संबंधित था तीर्थ, जिसे तीर्थ कहते थे। और विभाग के प्रमुख, कोई भी विभाग हो गया, अलग अलग विभाग हो गया, उसके प्रमुख को अमात्य कहते थे। तो अमात्य कौन होते थे? किसी विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक है। और अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अर्थशास्त्र में कुल के अकॉर्डिंग मौर्य काल में 18 अमात्य का उल्लेख है। कितने प्रकार के अमात्य? 18 प्रकार के, क्योंकि ये इतने प्रकार के विभाग होंगे और विभाग के अकॉर्डिंग उसके मंत्री या कहें तो हेड होंगे। जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा विभाग के प्रमुख, ठीक उसी प्रकार विभाग बटे होते थे और उसका प्रमुख अमात्य होता था। और अर्थशास्त्र में, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के अमात्यों का उल्लेख मिलता है। और चलिए उसी 18 अमात्यों को हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार के अमात्य का उल्लेख मिलता है। तो इसमें एक था प्रधानमंत्री और पुरोहित का पद, जो धर्म से संबंधित होता था। धर्म का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था या पुरोहित कहलाता था। ठीक है। फिर है जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वो कहलाता था समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता। जो कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था, कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था वो सन्निधाता कहलाता था। क्या कहलाता था? सन्निधाता कहलाता था। युद्ध विभाग का जो प्रमुख होता था वो सेनापति कहलाता था। वहीं देखते हैं राजा का उत्तराधिकारी जो होता था उसे युवराज कहते थे। ठीक है। और छठा जो अमात्य होता था उसे प्रतिष्ठा कहते थे, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 2 तरह का होता है न्यायपालिका, एक दीवानी और एक फौजदारी, 2 तरह का होता है। जिसमें आपराधिक मामले देखे जाते हैं वो फौजदारी न्यायालय होता है। तो जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसे प्रतिष्ठा कहते थे। वहीं
सेना का जो नेतृत्व करता था वो नायक होता था। उद्योग धंधे का जो प्रमुख होता था वो कर्मांतिक होता था, कर्मांतिक। वहीं दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख होता था उसको व्यवहारिक बोला जाता था। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता था उसको परिषद का अध्यक्ष बोला जाता, मंत्रिपरिषदाध्यक्ष बोला जाता था। वहीं सेना की सामग्री जुटाने वाला, सेना का जितनी भी सामग्री हैं उसको जुटाने वालों को दंडपाल कहते थे। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गम मतलब किला होता है, तो सीमावर्ती जो किले होते थे उसके रक्षक को बोला जाता था अंतपाल। वहीं देश के भीतर जो भी मौर्य शासन का जो क्षेत्र था उसके अंदर जो किले होते थे उसका प्रबंधन करने वाला दुर्गपाल कहलाता था। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित एवं आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी प्रशासक कहलाता था। राजमहल का देखरेख करने वाला अधिकारी दौवारी कहलाता था। वहीं सम्राट की अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, सेना का प्रधान क्या कहलाता था? अंतरशिक कहलाता था। वहीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी आठविक कहलाता था। क्या कहलाता था? आठविक कहलाता था, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। तो ये 18 प्रकार के अमात्य का वर्णन जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उस पुस्तक में वर्णित है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता है, या फिर फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते हैं, या फिर प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है, सन्निधाता कौन होते थे। ठीक है, और यही इसका क्रम या फिर मिलाने के लिए भी दे सकता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था दो तरह की थी, एक तो संस्थागत थी और एक संचरा थी, मतलब एक संस्था के रूप में कार्य करती थी और एक घूमकर सूचनाएं संग्रह करती थी। तो दो प्रकार की थी। तो गुप्तचर व्यवस्था, अगर गुप्तचर को हम लोग क्या कहते थे? गुड़ पुरुष भी कहते थे। क्या कहते थे? गुड़ पुरुष। जो गुप्तचर करने वाला व्यक्ति होता था, गुप्त बातों का संचार करता था, वो क्या कहलाता था? गुड़ पुरुष। और प्रमुख जो अधिकारी होता था गुप्तचर व्यवस्था का वो सर्प महामात्य कहलाता था, सर्प महामात्य। ठीक है, तो सर्प महामात्य कौन थे, कौन होता था मौर्य काल में? तो ये गुप्तचर का प्रमुख होता था। अब देखते हैं संस्थागत जो गुप्तचर प्रणाली थी वो 5 प्रकार से बटी हुई थी। एक कापिटिक रूप से, मतलब जो विद्यार्थियों के वेश में गुप्तचर व्यवस्था गुप्तचर वाले काम करते थे तो वो कहलाते थे काप्टिक। वहीं उदास्थित कहलाते थे जो सन्यासी के रूप में ये कार्य करते थे। और गृहपतिक कौन कहलाते थे? जो किसान के रूप में गुप्तचर रहते थे। वैदेहक होते थे जो व्यापारी के रूप में गुप्तचर होते थे। वहीं तापस जो है वो तपस्या के रूप में रहते थे। वहीं संचरा में देखें तो 4 प्रकार के गुप्तचर होते थे। संचरा यानी भ्रमणशील गुप्तचर, वे होते थे संतरी यानी प्रशिक्षित होते थे संतरी, तीक्ष्ण होते थे यानी सुखीर होते थे, रसद क्रूर होते थे, और परिवर्जिका यानी भिक्षुनी की वेश में जो गुप्तचर होती थी उसे परिवर्जिका कहते थे। आगे देखते हैं अन्य गुप्तचर प्रणाली से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे उभय वेतन क्या होता था? वैसे लोग जो देश में नौकरी या सूचनाएं भेजने वाले होते थे उसे हम लोग उभय वेतन कहते थे। और रक्षिण क्या थे? शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस होती थी उसे हम लोग रक्षिण कहते थे। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था थी, उसमें न्याय प्रशासन किस प्रकार का था? तो न्याय प्रशासन जो था वो ग्राम स्तर पे, बिल्कुल निम्न स्तर पे अगर देखें तो गांव में जो न्यायालय होता था वो वृद्धों द्वारा किया जाता था। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो न्यायपालिका का कार्य था वो 2 प्रकार का था, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। तो दीवानी का जो न्यायालय था उसको हम लोग बोलते थे धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय, और जो फौजदारी न्यायालय था उसे कंटक शोधन न्यायालय कहते थे। ठीक है, और जो राजस्व प्रशासन था
अर्थशास्त्र में जिसका उल्लेख है उसमें बोला गया है कि राजस्व संग्रह 7 स्रोतों से किया जाता था। कितने स्रोतों से? 7 स्रोतों से। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कितने स्रोतों का जिक्र किया है राजस्व प्राप्ति के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 स्रोत, जिसमें पहला है दुर्ग, यानी नगरों से प्राप्त होने वाला कर होता था, ये राजस्व होता था दुर्ग। वहीं जनपद से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे राष्ट्र कहते थे। खानों से, माइन से जो होता था उसे खनी कहते थे। फल फूल और सब्जियों से जो हमें राजस्व प्राप्त होता था उसे सेतु कहते थे। जंगल से जो प्राप्त होता था राजस्व उसे वन कहते थे। पशुओं से जो प्राप्त पशुओं से जो प्राप्त राजस्व होता था उसे व्रज कहते थे। और वहीं स्थल एवं जल मार्ग से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे वनिक पथ कहते थे। और अन्य प्रकार के राजस्व हैं, ये तो 7 हैं जो हमने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका वर्णन अर्थशास्त्र में है। इसके अलावा भी कुछ आय के स्रोत थे, जैसे भूमि से प्राप्त होने वाले कुछ आय थे, जैसे सीता थे। खेती से जो प्राप्त होने वाली आय होती थी उसे सीता कहते हैं। भाग होता था, जो स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले कृषक होते थे उससे ये संग्रह किया जाता था और ये 1/6 से लेके 1/4 तक लिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था पर कितना लिया जाता था टैक्स? 1/3 भाग लिया जाता था। वही मौर्यकालीन अन्य कर के बारे में देखते हैं। प्रणय जो है एक प्रकार का कर था जो संकट काल में किसी प्रकार के विपत्ति में वसूला जाता था जनता से, तो उसे प्रणय कहते थे। फिर निःशुल्क श्रम के लिए विष्टि होता था। ठीक है। राजाओं को जो उपहार देता था तो उसे उत्संग कहते थे। धार्मिक कार्यों के लिए कर होता था, उसको बलि कहते थे। अनाज के बदले अगर धन लिया जाता था तो उसे हिरण्य कहते थे। वहीं भूमि माप के समय अगर भूमि का माप हो रहा है उसके लिए जो कर लिया जाता था उसे रज्जु कहते थे। चोर पकड़ने के लिए जो कर लिया जाता था उसे चोर रज्जु कहते थे। और चारागाह के लिए जो कर लिया जाता था उसे विविध कहते थे। पशुओं द्वारा चराने के लिए जो कर लिया जाता था उसे परहीनक कहते थे। आयात पे जो कर लिया जाता था, अगर हम किसी वस्तु को अपने क्षेत्र में मंगा रहे हैं तो उसके लिए जो कर लिया जाता था वो शुल्क कहलाता था। सीमा पार करने के लिए जो कर लगता था उसे वर्तनी कहते थे। व्यापारी के अधिक लाभ पर जो कर लगता था उसे पार्श्व कहते थे। और मार्गदर्शन के लिए, मार्ग अगर आपको देखना है, मार्ग किसी से पूछना है तो मार्ग के लिए अतिवाहिका लगता था, मार्गदर्शन कर लगता था अतिवाहिका। वही है सैनिकों की फीस के लिए कर लगता था, उसको बोलते थे गुल्म देय। वही आयात वस्तुओं के आयात पे कर लगता था जिसको आयात कर कहते थे। इसके अलावा भी कुछ कर थे, जैसे पैदल सेना। अन्य तथ्य है महत्वपूर्ण जो मौर्य काल से संबंधित है। पैदल सेना 6 भागों में बटी हुई थी। मुद्रा पर्ण चलती थी और ये पर्ण जो होता था 3/4 तोले चांदी का बना होता था। ठीक है, 3/4 तोले चांदी का बना होता था। सिक्के किस प्रकार चलते थे? कौन कौन से धातुओं को चलते थे? तो मौर्य काल में सोने के भी सिक्के चलते थे, चांदी के भी सिक्के और तांबे का भी सिक्का चलता था। वहीं वेतन पर्ण के रूप में दिया जाता था। तो ये थे हमारे मौर्य काल के संपूर्ण राज्य व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और महत्वपूर्ण कर राजस्व संग्रह की प्रणालियाँ। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल के बाद नया वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दिए थे। ठीक है, तो मौर्य के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ थे, जिसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है,
और पुष्यमित्र शुंग कौन होते हैं? ये मौर्य काल के जो बृहद्रथ अंतिम शासक थे, इनके सेनापति होते हैं पुष्यमित्र शुंग, और इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग की राजधानी कहाँ होती है? शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा होती है एवं विदिशा। दो जगह इसकी राजधानी होती है, पाटलिपुत्रा एवं विदिशा। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वे बौद्ध धर्मावलंबी थे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं पुष्यमित्र शुंग ने, और पाणिनि एवं पतंजलि इनके ही काल के थे, और पतंजलि ने ही जो इनके सेना थे उनको योग सिखाया था, और पतंजलि ही पुरोहित थे जिन्होंने अश्वमेध करवाया था। किसका? ये पुष्यमित्र शुंग को। फिर है गार्गी संहिता एवं मालिका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र 2 बार यवनों को पराजित करता है। ऐसा कहा गया है किसमें? गार्गी संहिता और मालिका अग्निमित्रम में कहा गया है कि पुष्यमित्र ने 2 बार यवन लोगों को पराजित किया है। वहीं इसके अंतिम शासक जो हैं पुष्यमित्र शुंग के यानी शुंग वंश के, वो देवभूति होते हैं, और देवभूति की हत्या कौन कर देते हैं? वासुदेव कर देते हैं। वासुदेव देवभूति के मंत्री होते हैं जो हत्या कर देते हैं, और एक नया वंश कण्व वंश की स्थापना करते हैं। किस वंश की? कण्व वंश की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने की। और कण्व वंश के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें जो संस्थापक है कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, और इसके अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा, जिसकी हत्या कर देते हैं शिमुक। शिमुक नाम के व्यक्ति कर देते हैं, और यही शिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। तो हमें बस इतना ही देखना है, क्या करना है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करते हैं? बृहद्रथ की हत्या करते हैं। मौर्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ का है। फिर पाणिनि और पतंजलि किसके काल में थे? तो ये है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र ने 2 बार यवनों को पराजित किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गार्गी संहिता और मालिका अग्निमित्रम से मिलती है। फिर है पुष्यमित्र यानी शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने की। वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है। सुशर्मा की हत्या किसने की? तो शिमुक ने की। सातवाहन के वंश के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? शिमुक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक और इसके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो हम लोग देखते हैं। कुषाण वंश में हमें कनिष्क को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये कनिष्क हैं बौद्ध के धर्मावलंबी हैं, और अभिलेखों में इसे महाराज राजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। महाराज राजाधिराज पुत्र कहा गया है। किसे? कनिष्क को कहा गया है। और इसने यानी कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया था और सातवाहनों को पराजित किया था। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्हें महाक्षत्रप या फिर क्षत्रप कहते हैं। ठीक है। और इनके काल में, कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कब किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु। ठीक है। दूसरी किसके काल में हुई थी? कालाशोक। ठीक है। थर्ड किसके काल हुई थी? अशोक के काल में। और ये फोर्थ किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में होती है कनिष्क के काल में, और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो वासुमित्र होते हैं। और इसी समय बौद्ध जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये थे हमारा मौर्य साम्राज्य के बारे में शासन व्यवस्था संपूर्ण कवरेज है। और उसके अलावा कुषाण और शुंग वंश के शासन व्यवस्था, शुंग वंश के जो राजा हैं और महत्वपूर्ण वंशज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।